चलिए दोस्तों, देखिए यूपीएससी में इससे पहले हमने जो है क्वेश्चन करा दिए हैं। इससे पहले जो है 2011 से लेके 2023 का आज लास्ट होगा दोस्तों, और ये वीडियो जो है पूरी लास्ट होगी 2023 ख़त्म, मतलब कंप्रीहेंशन या परिच्छेद जो बोलते हैं वो आज ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। और आज जो है 26 लमसम जो है कंप्रीहेंशन जो 2023 में पूछा गया है दोस्तों। अब हिंदी मीडियम वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आपके लिए ही बनाया गया है, 1 रुपया आपसे नहीं मांगा जाएगा। और यूपीएससी का 28 वर्षों का जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उत्तर सहित इस पर डाला जाएगा। तो दोस्तों टाइम बर्बाद न करते हुए ज़्यादा चलिए आ जाइए मेन बिंदु पर और परिच्छेद हम देखते हैं। श्रम आयु की लगभग श्रम जो है श्रम आयु की लगभग आधी से अधिक भारतीय महिलाएं और लगभग 1/4 भारतीय पुरुष एनीमिया से ग्रस्त हैं। एनीमिया से क्या है? ग्रस्त हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? क्या बोल रहा है? श्रम योग्य आयु की लगभग, श्रम योग्य मतलब जो काम करने वाली आयु है, श्रम योग्य जो काम कर सकते हैं, आधी से अधिक महिलाएं, लगभग आधी से अधिक महिलाएं भारतीय महिलाएं और लगभग 1/4 भारतीय पुरुष एनीमिया से ग्रस्त हैं। खून की कमी, एनीमिया मतलब खून की कमी। 25% जो है भारतीय पुरुष, 50% महिलाएं किससे ग्रस्त हैं? एनीमिया से। अध्ययनों के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप वे जितना उत्पादनशील हो सकते थे उससे कहीं 5% से 15% कम उत्पादनशील है। मतलब जितना उगा सक, मान लीजिए वो 100 रुपया कमा सकते थे तो वो जो है 85 रुपया या 95 रुपया तक ही कमा पाते हैं। भारत में दुनिया के सबसे अधिक यक्ष्मा, ट्यूबरक्लोसिस से ग्रस्त लोगों का बोझ भी है। टीबी जिसको बोलते हैं दोस्तों, वह भी है सबसे ज़्यादा, जिससे देश में वार्षिक रूप से 17 करोड़ श्रम दिवसों की हानि होती है। कितना? 17 करोड़ दिन जो काम होना चाहिए उसकी हानि होती है। किंतु आज जितनी महत्वपूर्ण उत्पादकता की हानि है, आज जो है महत्वपूर्ण उत्पादकता की हानि है, भविष्य में होने वाली क्षमता की हानि उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज जितनी हानि हो रही है भविष्य में भी ये महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह दिनों दिन अधिक स्पष्ट होता जा रहा है क्या कि कुपोषित भारतीय बच्चे संज्ञात्मक योग्यता के अनेक मापनों पर अपने साथ की भली भांति सुपोषित बच्चों की तुलना में 2 या 3 गुना कम निष्पादन करते हैं। जो बच्चे सुपोषित मतलब खा पी के हिष्ट पुष्ट स्वस्थ बच्चे हैं, उनकी तुलना में जो कुपोषित बच्चे हैं वो संज्ञात्मक सीखने की उनकी योग्यता जो है अनेक मापनों पर अपने साथ की भली भांति सुपोषित बच्चों की 2 या 3 गुना कम निष्पादन करते हैं, मतलब कम सीख पाते हैं 2-3 गुना। एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो अत्यधिक कुशल कामगारों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर होगी, मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो अत्यधिक कुशल कामगारों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर होगी, इससे एक महत्वपूर्ण चुनौती सामने आता है क्या? और भारत के जननांकीय दृष्टिकोण से यह एक ऐसी चुनौती है जिससे वास्तव में निपटना चाहिए। एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो अत्यधिक कुशल कामगारों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर है, मतलब हमें अधिक कुशल कामगार चाहिए जो कुशल हो। कुशल मतलब समझ रहे हैं ना, कौशल युक्त भी हों, वो कामगार चाहिए। ठीक, पर अपेक्षाकृत कामगारों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर हो, इससे एक महत्वपूर्ण चुनौती सामने आती है क्या? भारत के जननांकीय दृष्टिकोण में जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं, यह एक ऐसी चुनौती है जिससे वास्तव में निपटना चाहिए। जो जन्म की दर है उससे वास्तव में निपटना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए इस परिच्छेद का उत्तर दीजिए 333 का। इस परिच्छेद के निहितार्थ को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? कौन सा एक सर्वोत्तम रूप से दिखाता है या जो है बताता है या प्रदर्शित होता है? जैसे प्रस्तावना होता है ना, संविधान की प्रस्तावना जो है क्या करती है? संविधान को व्यक्त करती है। वैसे ही इसमें कौन व्यक्त करता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना। शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
कौशल विकास कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर प्रभावी कार्यान्वयन आज के वक्त की जरूरत है। आर्थिक विकास के लिए केवल कौशल युक्त कामगारों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि को हमें अपेक्षा है, उसके लिए लोगों को स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या होगा दोस्तों? 333 का दोस्तों बताइए दोस्तों। हमारा तो उत्तर सही आ गया है दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, बता दीजिए जल्दी से। 2023 में आईएएस में पूछा गया दोस्तों। 2023 का आज पूरा अंत कर देंगे हम। शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य सुदृढ़ किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की, शहरी क्षेत्र की बात किया ही नहीं है कि वहाँ शिक्षा सुदृढ़। यहाँ तो कुपोषण के कारण जो है बच्चों की शिक्षा सीखने की प्रक्रिया कम हो रही है। तो फिर जो है शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में सुदृढ़ करने की बात क्या है ये नहीं है इसकी बात। तो पहला हटाइए। कौशल विकास कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर प्रभावी कार्यान्वयन आज के वक्त की जरूरत है। देखिए दोस्तों, कुशल अंत में बोल रहा है कि कुशल जो है जनन की और कुशल, लेकिन दोस्तों कौशल विकास कार्यक्रम जो होता है, कौशल विकास कार्यक्रम, उसकी बात नहीं किया है। ये सरकार ने चलाई है। बड़े पैमाने पर प्रभावी कार्यान्वयन आज के वक्त की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है दोस्तों कि कौशल विकास कार्यक्रम आप लागू कीजिए, ठीक। लेकिन एक जरूरत है, लेकिन इससे भी बढ़िया उत्तर हमको डी में मिलेगा दोस्तों। आर्थिक विकास के लिए केवल कौशल युक्त कामगारों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। बिल्कुल दोस्तों, ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन उससे इससे भी बेहतरीन ये ऑप्शन है डी। जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि को हमें अपेक्षा है, उसके लिए लोगों को स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दोस्तों ये दोनों एक ही तरीके से, देखिए आर्थिक विकास के लिए इसमें जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि की हमें अपेक्षा है, ठीक। तो समृद्धि मतलब सब कुछ आ जाता है दोस्तों, ठीक। और आर्थिक मतलब सिर्फ पैसे के लिए। युक्त कामगारों के स्वास्थ्य सुपोषण पर विशेष ध्यान दिए जाने के, स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य सुपोषण पर विशेष, तो इसमें समृद्धि रखने के कारण दोस्तों सही हो रहा है। इसमें आर्थिक बस रखा है, आर्थिक विकास, इसलिए गलत हो रहा है। तो हमें जो है आर्थिक केवल नहीं ध्यान देना है, समृद्धि पर भी ध्यान देना है। तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। माइनर मिस्टेक किए और गलत हो जाएगा दोस्तों। कुछ लोग इसी को मार देंगे, कुछ लोग, लेकिन आपको दोस्तों 50-50 में अगर चांस हो तो मार ही दीजिएगा मेरे हिसाब से। कोई रिस्क 50-50 वाले जितने भी चांस है जो ना दोस्तों लगा दीजिएगा यूपीएससी में आंख मूंद के, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अगला आ जाइए दोस्तों। भारत में अधिकांश किसान सीमांत और छोटे कृषक हैं। सीमांत और छोटे कृषक हैं मतलब छोटे छोटे खेत हैं उनके पास, अधिकतम किसानों के पास। कम शिक्षित हैं और संभवतः ऋण और दूसरी बाध्यताओं के कारण उनमें जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन करने की कम क्षमता है। कम शिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे हैं और संभवतः ऋण, कर्ज और दूसरी बाध्यताओं के कारण उनमें जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन करने की कम क्षमता है। जलवायु परिवर्तन जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे अनुकूलित नहीं कर पा रहे हैं। वो फसलों का चेंज, बीज का चेंज और जो है दवाएं, ये सब चीज़ें डालनी चाहिए, वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कर्ज लेने की क्षमता नहीं है और बाध्यताएं हैं। गरीब किसान, इसलिए अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति स्वतः अनुकूलन होगा। इसलिए इनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि ये स्वतः अनुकूलन हो जाएंगे। यदि यह संभव भी होता तो भी यह जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर ये अनुकूलन कर भी लेते, संभव भी हो जाता, तब भी ये नुकसान की भरपाई नहीं कर पाते। ठीक, नुकसान की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला आ जाइए। होता इससे निपटने हेतु दुष्प्रभाव को कम करने की तीव्र प्रतिक्रिया करने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन करते जाना सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं। तो इससे निपटने हेतु दुष्प्रभावों को कम करने की तीव्र प्रतिक्रिया करने के साथ साथ, मतलब इस जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अगर हम तीव्र परिवर्तन करते, जल्दी जल्दी इसके लिए काम करते और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन करते जाना सबसे महत्वपूर्ण है। जल्दी जल्दी जो है हमें जलवायु परिवर्तन के साथ जो है अपने आप को समेटना है, उसके साथ चलना है। दूसरा समाधान यह है कि एक सुनियोजित या नीति निर्देशित अनुकूलन किया जाए। एक जो है नियम कानून बनाया जाए
जिसके लिए जरूरी होगा कि सरकार की तरफ से नीतिपूर्वक अनुशंसाएं लाई जाए। अनुकूलन के लिए प्रत्यक्षण परसेप्शन एक पूर्व शर्त यह है कि किसान जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि प्रथाओं को अपना रहे हैं। किसान जो है मतलब एक सरकार एक नियम कानून लाए और ये नियम कानून बनाए कि जो भी है जलवायु परिवर्तन के अनुकूल सब लोग काम करें। ठीक, परसेप्शन एक पूर्व शर्त होना चाहिए। किसान जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि प्रथाओं को अपना रहे हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनका प्रत्यक्षण हो रहा है या नहीं। जो सरकार नियम कानून लाएगी हो रहा है या नहीं, वो जो है किसानों पर जो लागू करेगी, तो अगर नियम कानून सही से लागू होता है तो पता चलेगा कि जलवायु परिवर्तन को जो किसान है वो मतलब वो अनुकूलन के लिए अपना रहे हैं या नहीं। तथापि यह हमेशा अनुकूलन के लिए पर्याप्त नहीं होता है। ये जो नियम कानून भी होता है यह भी हमेशा अनुकूलन के लिए पर्याप्त नहीं होता, ये पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कोई किसान जलवायु परिवर्तन के साथ जुड़े जोखिम को किस तरह देखता है। कोई किसान जो है जलवायु परिवर्तन के साथ जुड़े जोखिम को किस प्रकार देखता है, ये जरूरी है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक युक्तियुक्त और तर्क संगत संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। मतलब जो है लेखक जो तर्क देना चाहता है उसको कौन एक ABCD में से व्यक्त करता है। जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन और दुष्प्रभाव को कम करने की कार्रवाई आधारभूत रूप से सरकार के दायित्व है। जलवायु परिवर्तन के कारण देश में भू उपयोग प्रतिरूपों के संबंध में सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है। किसानों के जोखिम प्रत्यक्षण उन्हें अनुकूलन के लिए निर्णय के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण है। चूंकि दुष्प्रभावों को कम करना संभव नहीं है, सरकार को चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया हेतु नीतियां सामने लाए। क्या होगा दोस्तों 334 का, किसानों के जोखिम प्रत्यक्षण उन्हें अनुकूलन के निर्णय के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण है। क्या होगा दोस्तों बताइए 334 का। देखिए दोस्तों, बोला था क्या कि सरकार को नीतियां लानी चाहिए और उन्हें जो है किसान को उन नीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन तो हो जाएगा सी दोस्तों, किसानों के जोखिम प्रत्यक्षण उन्हें अनुकूलन के निर्णय के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूल और दुष्प्रभाव को कम करने की कार्रवाई आधारभूत रूप से सरकार के दायित्व है। दोस्तों बस सरकार का दायित्व नहीं बोला है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बस सरकार दायित्व है, किसानों को भी दायित्व है और सबकी भी जिम्मेदारी है। जलवायु परिवर्तन के कारण देश में भू उपयोग प्रतिरूपों के संबंध में सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है। भू उपयोग, भूमि के उपयोग की बात तो किया ही नहीं है दोस्तों कि इसमें कोई परिवर्तन किया जाए, भूमि का उपयोग का बात ही नहीं किया है, इसे करिए। क्योंकि दुष्प्रभावों को कम करना संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है भाई, दुष्प्रभाव को कम क्यों नहीं संभव, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि संभव ही नहीं है। सरकार को चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया हेतु नियम नीतियां सामने लाएं। यहाँ तक तो सही है दोस्तों, यहाँ से सही है, सरकार को नीतियां सामने लाना चाहिए, लेकिन चूंकि दुष्प्रभाव को कम करना संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, ये गलत है दोस्तों। बोल दिया है कि संभव ही नहीं है कि जलवायु परिवर्तन को जो है कम कर सके, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। अगला जो है परिच्छेद पढ़ते हैं दोस्तों, एक मिनट पानी पी लेते। चलिए देखिए दोस्तों, आ जाइए, एक मिनट बस। जो उत्सर्जन मनुष्य समय में वायुमंडल में डालते हैं, जो उत्सर्जन मनुष्य वर्तमान समय में वायुमंडल में डालते हैं, जैसे जो है आप आग जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, सांस लेते हैं, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है जो वायुमंडल में डालते हैं, हम लोग डालते हैं वर्तमान में। वे जलवायु को इस सदी के मध्य में और इसके आगे प्रभावित करेंगे। इस सदी के मध्य में, ये जो सदी है इसके मध्य में प्रभावित करेंगे और आगे भी प्रभावित करेंगे। इसी बीच प्रौद्योगिकी परिवर्तन के द्वारा भविष्य में, प्रौद्योगिकी मतलब जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, सोलर लाइट, ये सब चीज़ें, सोलर सेल, तो प्रौद्योगिकी परिवर्तन के द्वारा भविष्य में जीवाश्म ईंधन से अलग विकल्प सस्ता हो सकता है। जीवाश्म ईंधन से अलग विकल्प सस्ता हो सकता है, मतलब जीवाश्म ईंधन
तुम इस समय सस्ता है, लेकिन भविष्य में जो है जीवाश्म ईंधन महंगा हो सकता है, और जो है सोलर लाइट या गैस बिजली ये सब सस्ता हो सकता है, या शायद न हो, या न भी हो, नहीं भी हो सकता है, जिससे दुनिया के पास यही भयावह विकल्प रह जाएगा कि या तो भारी लागत पर तेजी से उत्सर्जन को कम किया जाए। मतलब अगर सस्ता नहीं होगा तो फिर बिजली और जो है गैस और सब चीज़ें जो मांगी हैं, नवीकरणीय संसाधन उनका उपयोग करके जो है भारी लागत कम अधिक पैसा लगा के हम जो है उत्सर्जन को कम किया जाए, या ज्यों कि त्यों तावन के दुष्प्रभाव से पीड़ित होते रहें। मतलब जैसे जैसे कोयला का ही उपयोग करते रहें और जो है उत्सर्जन करते रहें और पीड़ित होते रहें। जो व्यवसाय अनिश्चित परिणामों के खतरों से बचाव नहीं करते, जो व्यवसाय कोई भी आप व्यवसाय किए हैं और अनिश्चित परिणाम आ जाए कोई भी, तो उससे बचाव नहीं करते तो वे विफल हो जाते हैं। वो व्यवसाय क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अनिश्चित जो है परिणामों से विफल होने के लिए तैयार होना चाहिए आपको। विश्व जलवायु परिवर्तन के बारे में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता है। विश्व जो है अगर ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जलवायु परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा इस परिच्छेद के लेखक के द्वारा व्यक्त निर्णायक संदेशों को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? लेखक के विचार को कौन सा मतलब इनमें से जो है बताता है? लेखक के विचार को व्यक्त कौन करता है दोस्तों, बताइए। इसमें से लेखक के विचार को व्यक्त कौन करता है? जो व्यवसाय उत्सर्जन करते हैं, जरूरत है कि या तो वे बंद हो जाएं या भविष्य में प्रदूषण की कीमत चुकाएं। एकमात्र हल यही है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से संबंधित प्रौद्योगिकी विकास हो। जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार न आए तब तक कार्बन उत्सर्जन से निपटने की प्रतीक्षा करते रहना बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं है। क्योंकि भविष्य का प्रौद्योगिक परिवर्तन अनिश्चित है, नए उद्योगों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर आधारित किया जाना चाहिए। क्या हो सकता है दोस्तों? जो व्यवसाय उत्सर्जन पहला दिया है, जो व्यवसाय उत्सर्जन करते हैं, जरूरत है या तो वे बंद हो जाएं या भविष्य में प्रदूषण की कीमत चुकाएं। एकमात्र हल यही है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से संबंधित प्रौद्योगिकी विकास। एकमात्र हल तो नहीं हो सकता है दोस्तों। जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार ना आ जाए तब तक कार्बन में उत्सर्जन की प्रतीक्षा करते रहना बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं है, ये भी नहीं हो। चूंकि भविष्य का प्रौद्योगिकी परिवर्तन अनिश्चित है, नए उद्योगों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर आधारित किया जाना चाहिए। बताइए दोस्तों क्या हो सकता है, बताइए। हम तो समझ गए हैं, देखते हैं हमारा भी गलत हुआ है या सही हुआ है। 335 का दोस्तों बताइए। पहला देखिए दोस्तों, जो व्यवसाय उत्सर्जन करते हैं, जरूरत है या तो वे बंद हो जाएं या भविष्य में प्रदूषण की कीमत चुकाएं। दोस्तों बंद होने की तो बात कहा नहीं, हाँ भविष्य में प्रदूषण की कीमत चुकाने की बात कहा है, लेकिन बंद करने की तो बात है भी नहीं है। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि बंद कर देना मतलब जो है समाज के लिए कितना नुकसानदायक है। एकमात्र हल यह है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से संबंधित प्रौद्योगिकी विकास हो। एकमात्र हल प्रौद्योगिकी विकास नहीं हो सकता है दोस्तों। जब तक एकमात्र सदैव हमेशा ये सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए, जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार, चूंकि भविष्य का प्रौद्योगिकी परिवर्तन अनिश्चित है, भविष्य में प्रौद्योगिकी सस्ता होगा महंगा होगा कुछ पता नहीं है, और नए उद्योगों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर आधारित किया जाना चाहिए। दोस्तों नए उद्योगों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर आधारित किया जाना चाहिए, ये बात नहीं कहा है। ये तो सही है यहाँ तक, लेकिन ये बात नहीं कहा है कि नए उद्योगों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर आधारित होना चाहिए। तो इसलिए डी भी ऑप्शन गलत। जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार न आ जाए तब तक कार्बन उत्सर्जन से निपटने की प्रतीक्षा करते रहना बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं है। प्रौद्योगिकी में सुधार ना आ जाए, हम प्रौद्योगिकी के सुधारने के चक्कर में जो है कार्बन उत्सर्जन से निपटने की प्रतीक्षा करते रहना हमें बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं है। हमें अभी से तुरंत जो है हमें ये नहीं देखना है कि जब प्रौद्योगिकी आ जाएगी तब जो है हम उत्सर्जन ही कम करेंगे। हमें अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए दोस्तों। हमें प्रौद्योगिकी के लिए रुकना नहीं चाहिए, कि समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। आसान नहीं था दोस्तों, ये परिच्छेद ठीक ठाक कठिन था।
अगला देखिए दोस्तों, पर्यावरणीय समस्याओं से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म लेती हैं। पर्यावरण में अगर समस्या होगी, जैसे आप धुआं पूरा आपके आसपास प्रदूषित हो जाए, धुआं या गंदा जो है कोई पशु मरा हुआ मिल जाए, तो आप देखते हैं कितना ज़्यादा आपको घुटन होने लगती है। तो इसलिए पर्यावरण में अगर समस्या होगी तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म लेंगी, स्वास्थ्य की भी समस्या होगी। जीवन शैली में सारगर्भित बदलाव से पर्यावरणीय या स्वास्थ्य की समस्याएं कम हो सकती है। आप जीवन जो है ना, जीवन जीने का तरीका बदलने में पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम हो सकती है, दोनों कम हो सकती है। जीवन जीने के तरीके को बदलना चाहिए। जैसे जीवन जीने का तरीका क्या है, पानी कम उपयोग कीजिए, कम कपड़े खरीदिए, जितनी आवश्यकता है जीवन में उतना ही हमें मतलब प्रकृति से लेना चाहिए, न कि अनावश्यक चीज़ें। किंतु इस विचार को अपनाना लगभग असंभव लगता है, लेकिन हम इस विचार को अपनाना ही नहीं चाहते। पर्यावरण के संदर्भ में व्यक्तिगत प्रयास नगण्य प्रभाव वाले प्रतीत होते हैं। हमको लगता है कि यार हमारे पानी बचाने से, हमारे जो है व्यवस्थाओं को ठीक करने से कुछ होने वाला नहीं है, हम अकेले क्या कर सकते हैं, और इसलिए जड़ता की ओर ले जाते हैं, और इसलिए हम जो है जड़ता की ओर ले जाते हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य के विषय में व्यक्तिगत विकल्प चयन, वस्तुतः स्वास्थ्य के विषय में क्या होता है दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए व्यक्तिगत विकल्प चयन, व्यक्तिगत मतलब हम जो चयन करते हैं वस्तुतः जीवन और मृत्यु के बीच में फर्क ला सकता है। अगर हम स्वास्थ्य को लेकर अगर जो है हम तनिक भी लापरवाही किए तो जी सकते हैं या मर सकते हैं। तथापि कुछ एक को छोड़कर अपने विकल्पों को चुनने में वही सामूहिक अकर्मता दिखाई देती है। कुछ एक को छोड़कर अपने विकल्पों को चुनने में वही सामूहिक अकर्मता दिखाई देती है। मतलब अपने स्वास्थ्य के प्रति तो आप खूब जागरूक हैं, तुरंत जो है बुखार हुआ तुरंत दवा ले लिए, तुरंत आपके पास घर में प्रदूषण हुआ तुरंत साफ कर दिए, जैसे बिल्ली जो है लैट्रिन कर दी तुरंत आप गंदा महकेगा साफ कर देंगे। लेकिन सामूहिक अकर्मता दिखाई देते हैं। अगर सड़क पर कोई चीज़ें गंदा जो है पशु मर गया कुछ भी और गंदी हवा आ रही है तो आप उसे न साफ करेंगे न हटाएंगे, उस सामूहिक रूप से अकर्मता दिखाते हैं और सब लोग दिखाते हैं दोस्तों। यही है परिच्छेद। अब इसका उत्तर देते हैं दोस्तों। ऐसा ही परिच्छेद आना चाहिए जो समाज को कुछ सीख भी दे सके। हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है, ये क्या बोल रहा है, ऐसा तो कुछ हमको नहीं लग रहा। बी वाला, हमारी पर्यावरण और लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हल करना सरकार का काम है। बताइए, स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है भले ही पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान ना दिया जाए। पारंपरिक जीवन शैली के लोप और पाश्चात्य के मूल्यों के प्रभाव से जीवन जीने के कतिपय अस्वास्थ्यकर तौर तरीके विकसित हो गए हैं। पारंपरिक जीवन शैली के लोप और पाश्चात्य के मूल्यों के प्रभाव से जीवन जीने के कतिपय अस्वास्थ्य और तौर तरीके विकसित हो गए। पारंपरिक और नया जीवन शैली भाई, इसको भी हो सकता है क्योंकि मध्यकालीन इसी में ने बोला था। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा। यार आसान नहीं है ये, भी सब मैथ रीजनिंग का सवाल बना दे रहे हैं। हमें संभवतः रोकथाम की उपचार पहले तो दोस्तों नहीं होगा, पहला तो नहीं होगा। हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करने पड़ सकता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं कहा है कि इस पर धन खर्च करना पड़ा। हमारी पर्यावरणीय और लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हल करना सरकार का काम है। ये बिल्कुल नहीं कहा है दोस्तों कि सरकार का काम है, यह किसका काम है। सरकार का तो शायद नाम भी नहीं लिया है, इसमें सरकार का नाम भी नहीं लिया है, तो सरकार का तो काम है नहीं। पारंपरिक जीवन शैली और पाश्चात्य जीवन शैली की बात नहीं किया है दोस्तों, और कुछ लोग इसी को लगा सकते हैं, और इसलिए इस पर सोचने की जरूरत ही नहीं है कि पारंपरिक जीवन शैली और पाश्चात्य जीवन शैली की बात ही नहीं किया, तो भी गलत। और स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है भले ही वह पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान न दिया जाए। बड़ा मतलब दिक्कत वाला है यार, ऐसा ऐसा मतलब दिमाग दे रहा है लेखक कि अब क्या बताएं हम यार, ऐसा नहीं सीख देना चाहिए। पर्यावरणीय समस्याओं से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसके समाधान में प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता आवश्यक है, परंतु सरकारी तंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें पूरी तरह से इस पर आश्रित नहीं होना चाहिए।
एक बार और पढ़ते हैं दोस्तों इस परिच्छेद को और देखते हैं क्या है, इसलिए कि थोड़ा सा बढ़िया से इसको समझना जरूरी है। पर्यावरणीय समस्याओं से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म लेती है। पर्यावरण की समस्या स्वास्थ्य की समस्या होगी। जीवन शैली में सार्वगर्भित बदलावों से पर्यावरणीय या स्वास्थ्य की समस्याएं कम हो सकती है। जीवन शैली, ये इसी से दोस्तों उत्तर निकल रहा है ये वाला, कि आप अपने जीवन शैली से बदल सकते हैं तो आपके स्वास्थ्य की रक्षा हो सकती है। तो स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है भले ही पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान न दिया जाए। यहीं से लिया गया है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो गया। आप समझ गए होंगे। बहुत से लोग सही आहार नहीं ले रहे हैं। सही आहार नहीं ले रहे हैं मतलब जो भोजन करना चाहिए वो नहीं भोजन कर रहे हैं, जो सही भोजन करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। जैसे आजकल के लड़के पिज्जा बर्गर खा रहे हैं जिसमें पौष्टिक तत्व नाम मात्रा भर नहीं है, या बस स्वाद के लिए खा रहे हैं, तो वही कर रहा है कि सही आहार नहीं ले रहे हैं। कुछ का तो बस यही निर्णय है कि वही भोजन लेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है। कुछ लोग बस भोजन अच्छा लगने के लिए लेते हैं, जबकि भोजन हमें अच्छा लगने के लिए नहीं लेना चाहिए। हमें भोजन जो है पौष्टिक तत्व लेने के लिए खाना चाहिए। अगर हमें जो है कोई चीज़ पौष्टिक ज़्यादा ऊर्जा दे सकती है, वो हमें खराब भी लगे तो उसे खाना चाहिए, न कि जो है अच्छा लगने के लिए। तो ये बोल रहा है कि कुछ लोग बस भोजन अच्छा लगने के लिए खाते हैं, जैसे फुल्की कुछ लोगों को बहुत पसंद है, बस खाते रहते हैं, लेकिन जो बहुत स्वास्थ्यप्रद नहीं है, जो खा रहे हैं वो बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। इससे असंक्रामक रोग में बढ़ोतरी हो रही है। असंक्रामक रोग इससे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसके फलस्वरूप हमारी स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्थाओं पर बहुत बड़ा बोझ आ जाता है। बेचारा एक व्यक्ति जो है नुकसान कर रहा है, जो उसको पसंद है खा रहा है, उससे असंक्रामक रोग हो जा रहा है, और असंक्रामक रोग होगा तो वह हॉस्पिटल जा रहा है, और हॉस्पिटल जा रहा है तो स्वास्थ्य की जो जो है स्वास्थ्य देखभाल पर व्यवस्थाओं पर क्या हो जा रहा है, हॉस्पिटल पर बोझ आ रहा है, स्वास्थ्य पर बोझ आ रहा है, जिससे उस आर्थिक प्रगति को जो गरीबों के लिए उनके जीवन स्तर को उन्नत करने हेतु आवश्यक है, अस्त व्यस्त करने की संभावना है। और जो सरकारी हॉस्पिटल गरीबों के लिए बना है, अच्छा से जाते इलाज कराते, लेकिन बोझ आ जाएगा दोस्तों तो ना दवा मिलेगी ठीक से, ना ऑक्सीजन मिलेगा ठीक से, तो ये गरीबों के लिए जो है उन गरीबों का जीवन अस्त व्यस्त कर देता है, क्योंकि धनी लोग तो प्राइवेट में भी चले जाएंगे। अन्य लोगों के लिए समस्या पौष्टिक भोजन तक सीमित पहुंच अथवा पहुंच की गुंजाइश न होने की है। अन्य लोगों की समस्या क्या है दोस्तों, कि उनके पास पौष्टिक भोजन पहुंचता ही नहीं है, या जो है उनके पास पहुंच से दूर है, क्योंकि पैसा ही नहीं है, भोजन मिलता ही नहीं है। जो रूखा सूखा मिला खा के पानी पी लेते हैं। कबीर का दुआ है, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी। ये रहा दोस्तों। आजकल दोस्तों मैं देखा हूँ, मतलब गर्ल्स पीजी में मैं काम कर रहा था, वहाँ लड़कियाँ जो है भोजन अच्छा बन रहा था, 20-20 हज़ार 18 हज़ार दे भी रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो है पिज्ज़ा बर्गर खा रही थी, तो क्या कहा जा सकता है। जिससे एक रस खान पान बन जाता है, जिससे एक रस खान पान बन जाता है, ठीक है, जो उनके पूर्ण विकास के लिए आवश्यक दैनिक पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। पहले तो दोस्तों कुछ लोगों के पास भोजन पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, जिससे एक रस खान पान बन जाता है। एक ही खाना रोज खाते हैं, रोटी दाल रोटी, जो उनके पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है दैनिक पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। और दाल चावल खा खा के पोषक क्या मिलेगा, बस दाल चावल खा के जिंदा रहे। तो भी दुनिया में पोषण पर खतरा होने का कारण आंशिक रूप से यह है कि हमारी खाद्य पद्धतियां सचमुच समुचित रूप से हमारी पोषण जरूरतों के अनुरूप नहीं है। पूरी दुनिया में दोस्तों पोषण की समस्या है। और क्यों है, क्योंकि हमारी जो भोजन की खाद्य पद्धतियां हैं वो समुचित रूप से हमारी पोषण जरूरतों के अनुरूप नहीं है। वो हमें पोषण की जो जरूरत है वो नहीं दे पा रही है, ठीक। खेत से थाली थाली तक लंबे सफर में चिंताजनक विचलन हो रहे हैं। खेत से लेके, जैसे आप दिल्ली शहर में हैं और जो है आपके लिए भोजन जो है कहीं जम्मू कश्मीर से सेब आ रहा है, यूपी से कहीं कुछ आ रहा है, तो वहां से आने में दोस्तों बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाता है भोजन में, समझ रहे हैं ना। या जो है कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। ये सब प्राकृतिक चीज़ें, खाना एक अलग ही टेस्ट देता है दोस्तों। अब उसको जो है आप बदल बदल के, तो पोषक तत्व तो नष्ट होते हैं उसमें जो है। तो ये बात है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? इस परिच्छेद को सही रूप से व्याख्या कौन कर रहा है इसमें से? निम्नलिखित 3 परिच्छेदों को पढ़िए और चलिए यहाँ तक ही है। अब ये 4 ऑप्शन दिए। सार्वभौम बुनियादी आय योजना को गरीबी उन्मूलन के एक तरीके के रूप में दुनिया भर में कार्यान्वित किया जाना चाहिए। हमें खाद्य आधारित पोषक को अपने नीति विषयक विचार विमर्श के केंद्र में रखना चाहिए। उपयुक्त आनुवंशिकता और रूपांतरित फसलों के जनन द्वारा खाद्य पदार्थों का पोषक स्तर समुद्रित किया जाना चाहिए। आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों को प्रयोग कर हमें खाद्य वस्तुओं में अपेक्षित पोषक तत्वों को शामिल कर उन्हें पुष्ट किया जाना चाहिए। बताइए दोस्तों क्या होगा? दोस्तों जो परिच्छेद है इसी पर आधारित उत्तर देना है, अपने मन से जो है नहीं बनाना है, ना जोड़ना है ना घटाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अरे यार क्या सही है दोस्तों, सही है। चलिए बताइए दोस्तों, 1 मिनट और टाइम दे देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए दोस्तों ये बहुत ही आसान है, इसको तो आसानी से निकाला जा सकता। सार्वभौम बुनियादी आय योजना को गरीबी मतलब एक आय देना चाहिए, 1 रुपया देना चाहिए, गरीबी उन्मूलन के एक तरीके के रूप में दुनिया भर में कार्यान्वित किया। दुनिया भर में एक जो है 1 रुपया निश्चित करना चाहिए और सबको देना चाहिए। दोस्तों इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ऐसा संभव भी नहीं है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है देने के लिए, तो इसमें हम दिमाग खटाना ही नहीं है, हटा देना है सीधा गलत। हमें देख लीजिए, उपयुक्त आनुवंशिकता और रूपांतरित फसलों के जनन द्वारा जीएम फसल खाद्य पदार्थों का पोषण स्तर समुतत्व किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों आनुवंशिक रूपांतरण की कोई बात नहीं कहा है, तो इसलिए हम जो अपने मन से नहीं कह सकते हैं कि आनुवंशिक। हाँ ये कहा है कि हमें वैसा पोषक नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इसका मतलब जोड़ नहीं सकते हैं दोस्तों। आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर हमें खाद्य वस्तुओं में अपेक्षित पोषक तत्वों को शामिल कर उन्हें पुष्ट करना चाहिए। ऐसा कुछ भी शामिल करने की बात नहीं कहा है दोस्तों। इसका ऑप्शन सबसे अच्छा यही है, हमें खाद्य आधारित पोषक को अपने नीति विषयक विचार विमर्श के केंद्र में रखना चाहिए। हमें विचार करना चाहिए कि हम जो है जो पोषक तत्व वाले खाद्य पदार्थ है उन्हें ही खाएं, समझ रहे हैं? तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये 3 प्रश्न आके हैं और ये कई परिच्छेद है, इसी पर आधारित उत्तर देना है, तो इसलिए थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे हम लोग, तो थोड़ा बड़ा लग रहा है। शहरों में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए नीति निर्माता यह सोचते हैं कि वाहनों के लिए सम विषम संख्या योजना ऑड इवन स्कीम के अस्थायी प्रयोग, विद्यालय फैक्ट्रियों निर्माण कार्यकलाप को बंद करने और कुछ प्रकार के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने जैसे कठोर कदम आगे बढ़ाने की राह है। देखिए दोस्तों दिल्ली सरकार ने एक बार क्या की थी कि एक नियम लगाई थी, प्रदूषण ज़्यादा बढ़ गया था। एक दिन जो है सम संख्या वाली गाड़ियाँ चलेंगी, एक दिन विषम संख्या वाली गाड़ियाँ चलेंगी, ठीक है। ऐसा जो है दिल्ली सरकार ने नियम लगाई थी शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए। तो ये इससे का क्या हुआ प्रभाव दोस्तों? अस्थायी, ज़्यादा नहीं, मतलब अस्थायी प्रभाव था, ऐसा नहीं कि परमानेंटली था, अस्थायी था। इससे क्या हुआ कि प्रयोग विद्यालयों फैक्ट्रियों निर्माण कार्यकलापों को बंद करने और कुछ प्रकार के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने जैसे कठोर कदम आगे बढ़ाने की राह है। मतलब इन सब विद्यालय फैक्ट्री को बंद नहीं करना चाहिए और थोड़ा प्रतिबंध कठोर कदम उठाने से आगे बढ़ जाएगा, ये आगे बढ़ाने की राह है। तुरंत जो है करने के बजाय ये आगे मतलब कुछ दिनों तक बढ़ाया जा सकता। इस पर भी हवा शुद्ध नहीं है, इसको बढ़ा दिया गया, इसको कर दिया गया, इस पर भी हवा जो है शुद्ध नहीं हुई। 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन कुल वाहनों का 1% है। 15 वर्ष से जो पुराने वाहन है वो कुल वाहनों का कितना प्रतिशत है? 1% है मात्र, ठीक 1% है। उन्हें सड़क से हटा दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें अगर सड़क से हटाने की बात कर रही है सरकार तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कतिपय ईंधनों और कुछ प्रकार की कारों पर मनमाना प्रतिबंध लगा देना उपयुक्त नहीं है। ईंधन मतलब वही जो गैस है, और कुछ मतलब जो भी ईंधन होता है जिससे गाड़ियां चलती, ईंधनों तेल पेट्रोल, कुछ प्रकार की कारों पर मनमाना प्रतिबंध लगा देना उपयुक्त नहीं है। और कुछ कारों पर प्रतिबंध लगा दीजिए कि आप नहीं चला, ये मनमाना प्रतिबंध लगा देना उपयुक्त नहीं है,
ठीक है। पेट्रोल या सीएनजी इंजनों की अपेक्षा डीजल इंजन अधिक पीएम 2.5 और कम CO2 उत्पन्न करते हैं। देखिए दोस्तों, पेट्रोल या सीएनजी इंजनों की अपेक्षा डीजल इंजन सीएनजी और पेट्रोल की अपेक्षा दोस्तों डीजल जो इंजन है, डीजल से जो चलता है, वो जो है PM 2.5 और कम CO2 उत्पन्न करते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा लग रहा है मिस्टेक कर दिया है, ये सीएनजी और पेट्रोल जो है ये कम उत्पन्न करते हैं CO2, ठीक है। अब ये थोड़ा ज़्यादा उत्पन्न करता है, ठीक, डीजल से। इसके विपरीत पेट्रोल इंजनों की तुलना में डीजल और सीएनजी इंजनों दोनों अधिक NOx उत्सर्जित करते हैं। समझ रहे हैं? तो इसके विपरीत पेट्रोल की तुलना में डीजल और सीएनजी इंजन दोनों NOx उत्सर्जित करते हैं। दोस्तों हम क्या करते हैं ना कि हम जो है ये गलत लिख रहा है तो हम गलत ही पढ़ेंगे, सही लिख रहा है तो सही पढ़ेंगे। अगर हमने अपने विचार से किया तो गलत ही हो जाएगा, इसलिए जो बोला है उसी पर चले। इसलिए परिच्छेद ऊपर बोल देता है दोस्तों, इसलिए जो बोल रहा है उसी। पेट्रोल या सीएनजी इंजनों की अपेक्षा डीजल इंजन PM 2.5 और कम CO2 उत्पन्न करते हैं। मतलब जो है सीएनजी और पेट्रोल की तुलना में डीजल इंजन जो है PM 2.5 और CO2 कम उत्पन्न करते हैं, ये बोल रहा है। तो यही सही मानते हैं दोस्तों। इसके विपरीत पेट्रोल इंजनों की तुलना में डीजल और सीएनजी इंजन दोनों अधिक NOx उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है अधिक उत्पन्न करते हैं। किसी ने भी सीएनजी इंजनों में उत्सर्जित हो रहे NOx के परिणाम को मापा नहीं है कि ये कितना मतलब उत्सर्जित हो रहा है। जो वाहन अनिवार्य दुरुस्ती परीक्षण, फिटनेस टेस्ट और आवधिक प्रदूषण परीक्षण से पारित हो चुके हैं, पर मतलब ये जो है इस पर पारित हो चुके हैं, उन पर मनमाना प्रतिबंध लगाना अनुचित है। जो मतलब फिटनेस जो वाहन अनिवार्य दुरुस्ती परीक्षण या फिटनेस टेस्ट और आवधिक प्रदूषण परीक्षण से पारित हो उन पर मनमाना प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, अनुचित है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रदूषण के स्रोत के बारे में वैज्ञानिक और विश्वसनीय सूचना निरंतर आधार पर उपलब्ध हो। बात इस पर देना है कि प्रदूषण का मुख्य स्रोत कहाँ है, प्रदूषण कहाँ से पैदा हो रहा है, इस बारे में वैज्ञानिक और विश्वसनीय सूचना निरंतर आधार पर उपलब्ध हो, और वे प्रौद्योगिकियाँ हों जो उनसे प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम करे, और ऐसी मशीनें, ऐसी चीज़ें हों जो इन पर प्रदूषण को कम करने में काम करे। दोस्तों ये परिच्छेद आसान है, जैसे परिच्छेद बोला है, उल्टा सही गलत कुछ भी उसी पर हमको उत्तर देना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है दोस्तों। एक ही बस उत्तर है, एक ही उत्तर दिया है। चलिए जो भी है, चलिए दोस्तों देख लीजिए, थोड़ा सा कम करना। चलिए आ जाइए 338 का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद द्वारा व्यक्त शाब्दिक युक्त और तर्क संगत निहितार्थ को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? दोस्तों अभी तक मैंने देखा है 2023 ठीक ठाक मतलब कठिन जो है ऐसी सेट कर दिया है परिच्छेद में भी, मतलब परिच्छेद में 2023 का पेपर जो है बहुत कठिन किया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद द्वारा व्यक्त शाब्दिक युक्त और तर्क संगत निहितार्थों को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों पर मनमाने नियंत्रण को कार्यान्वित करना मुश्किल है। मुश्किल नहीं है दोस्तों, मुश्किल तो कहीं नहीं बोला। तुरंत फुरंत सूझे तरीके से की गई प्रक्रियाओं से प्रदूषण की समस्या का हल नहीं हो सकता है, बल्कि साक्ष्य आधारित उपगमन अधिक प्रभावशाली होगा। आवधिक प्रदूषण जांच के बिना गाड़ी चलाने वाले पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। प्रदूषण की समस्या का सामना करने के कानून के अभाव प्रशासन की प्रवृत्ति मनमाने निर्णय लेने की होती है। दोस्तों अब इससे आसान परिच्छेद तो हमारे हिसाब से नहीं हो सकता, ये तो आसान है बिल्कुल, और हमारे हिसाब से अर्थ कोई सही कर सकता है। बताइए कौन सा ऑप्शन है? चलिए देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ इसका उत्तर।
प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों पर मनमाने नियंत्रणों को कार्यान्वित करना मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वो तो कह ही रहा है कि बना नहीं लगाना चाहिए, ये मुश्किल बोल रहा है भाई। जब चाहे तब सरकार लगाते मनमाना कानून, और मनमाना कानून को रोकने के लिए बोल रहा है कि मनमाना नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ये बोल रहा है मुश्किल है। मुश्किल कहाँ है भाई? तो इसलिए ये गलत। तुरंत हाँ, आवधिक प्रदूषण जांच के बिना गाड़ी चलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। ऐसा जुर्माना लगाने की बात कहा ही नहीं है कि जो जांच नहीं किया गया उन पर भारी जुर्माना लगा दो। जुर्माना की बात किया ही नहीं गया तो हटा दीजिए। प्रदूषण की समस्याओं का सामना करने के लिए कानून के अभाव, प्रशासन की प्रवृत्ति मनमाने निर्णय लेने की है, ये कोई बताया ही नहीं है गया दोस्तों कि कानून का अभाव है जो है परिच्छेद में, और ये प्रशासन को प्रवृत्ति मनमाने निर्णय लेने की होती है, ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया। तो ये भी गलत। तुरंत फुरंत सूझ तरीके से की गई प्रतिक्रियाओं से समस्या का हल नहीं हो सकता। तुरंत तुरंत सूझे तरीके से की गई प्रतिक्रियाओं से प्रदूषण की समस्या का हल नहीं, बल्कि साक्ष्य आधारित उपागम अधिक प्रभावशाली होगा। मतलब तुरंत तुरंत आप जो चाहे निर्णय ले लिए और जो है समस्या का हल निकालना चाहेंगे तो नहीं होगा, बल्कि साक्ष्य लाइए कि कहाँ से प्रदूषण हो रहा है। अंतिम लाइन यही था दोस्तों कि समस्या के मूल में जाना चाहिए, वैज्ञानिकों के द्वारा पता लगाना चाहिए कि प्रदूषण हो कहाँ से रहा है, उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, सुचारू निगम शासन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, निगम शासन संरचनाएं, सुचारू निगम शासन, सुचारू निगम शासन, ठीक। सुचारू जो है निगम शासन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस संरचनाएं कंपनियों का उत्तरदायित्व और नियंत्रण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करती है। सुचारू निगम शासन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट मतलब जो है पूंजीपति सरकारें संरचनाएं कंपनियों का उत्तरदायित्व और नियंत्रण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्या करती हैं? संरचनाएं कंपनियों का उत्तरदायित्व, कंपनियों का उत्तरदायित्व और नियंत्रण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करती है कि आप उत्तरदायित्व लीजिए, नियंत्रण कीजिए, नियंत्रण उपलब्ध कराएं। एक आधारभूत कारण कि निगम शासन क्यों पूरे विश्व में आर्थिक और राजनीतिक एजेंडे की ओर उन्मुख हुआ है। निगम शासन क्यों पूरे विश्व में आर्थिक और राजनीतिक एजेंडे की ओर उन्मुख हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में त्वरित समृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में त्वरित समृद्धि, तुरंत जो है समृद्धि है, समृद्ध है। प्रभावी निगम शासन, प्रभावी निगम शासन प्रतिष्ठानों के बाह्य वित्त पोषण की ओर पहुंच को बढ़ाता है। प्रभावी निगम शासन प्रतिष्ठानों के बाह्य वित्त पोषण को की ओर पहुंच को बढ़ाता है, जिसके परिणाम सब अपेक्षाकृत अधिक निवेश। मतलब प्रभावी निगम शासन प्रतिष्ठानों को, जो संस्थाएं उसको बाहरी जो है वित्त लगाने की, वित्त पोषण, बाहरी वित्त को पोषित करने की पहुंच को बढ़ाता है, जिसके परिणाम से अपेक्षाकृत अधिक निवेश होता है, उच्चतर समृद्धि और रोजगार होते हैं। निवेशक ऐसे जगह निधियन का प्रयत्न करते हैं जहां प्रकटन के मानक समय से और सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग और सभी हितधारकों के प्रति समान व्यवहार किए जाए। वही व्यक्ति निवेश करना चाहता है अपना पैसा जहां सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, रिपोर्टिंग और जो है सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग हो, जो वित्त का हो, ठीक है, और सभी के प्रति समान व्यवहार किया जाए, ठीक। अगला आ जाइए दोस्तों, निम्न कथनों में से कौन सा एक उपयुक्त परिच्छेद को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। अच्छे बाह्य वित्त पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करना विश्व भर में देशों का महत्वपूर्ण एजेंडा है। सुचारू निगम शासन प्रतिष्ठान की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रतिष्ठान अच्छा निगम शासन बनाए रखें। सुचारू निगम शासन मजबूत पूर्ति श्रृंखला को सुकर बनाता है। सुचारू निगम शासन तो कई भी बोल रहा है बढ़ाता है। अच्छे बाह्य वित्त पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करना विश्व भर में देशों का महत्वपूर्ण एजेंडा है। अच्छा निगम शासन बनाए रखे। देखते हैं दोस्तों, बताइए कौन सा होगा। एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों, एक बार पढ़ लेते हैं। सुचारू निगम
कॉर्पोरेट संरचनाएं कंपनियों के उत्तरदायित्व और नियंत्रण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह आधारभूत कारण है कि निगम शासन क्यों पूरे विश्व में आर्थिक और राजनीतिक एजेंडे की उन्मुख हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में त्वरित समृद्धि, प्रभावी निगम शासन प्रतिष्ठानों के बाह्य वित्त पोषण की ओर पहुंच को बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत अधिक निवेश, उच्चतर समृद्धि और रोजगार होते हैं। निवेशक ऐसी जगह निधियों का प्रयत्न करते हैं जहां प्रकटन के मानक, समय से सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग और सभी हितधारकों के प्रति समान व्यवहार हो। अच्छे बाह्य वित्त पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करना विश्व भर में देशों का महत्वपूर्ण एजेंडा है। नहीं दोस्तों, ऐसा विश्व भर में देशों का कोई एजेंडा नहीं है कि अच्छे बाह्य वित्त पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करना विश्व भर में देशों का प्रमुख एजेंडा है, देशों का नहीं है दोस्तों। तो ये गलत हो गया। किसका है? जो संस्थाएं, कंपनियां हैं, वो सुचारू निगम शासन प्रतिष्ठानों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। बिल्कुल दोस्तों, सुचारू निगम शासन मजबूत पूर्ति श्रृंखला को सुचारू नहीं बनाता है दोस्तों। विश्वसनीयता की बात की गई है कि सुचारू निगम शासन प्रतिष्ठानों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। बिल्कुल सही है बी। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रतिष्ठान अच्छा निगम जो है अच्छा निगम शासन बनाए रखे। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी जो है ये निगम नहीं करती, वो तो देश के ऊपर जिम्मेदारी है दोस्तों, जिस देश का है कि वो जो है अच्छा अपना निगम बनाए। कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार ये नियम बनाने के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं करता है दोस्तों। आगे आ जाइए दोस्तों। हाथी दृश्य भूमि के वास्तुकार हैं। मतलब वास्तुकार मतलब हाथी जो है दृश्य भूमि को देखने के लिए एक वास्तुकार है। समझ रहे हैं? हाथी महत्वपूर्ण है। ये वन में वृक्ष विहीन स्थल निर्मित करते हैं। मतलब वृक्ष को हटा देते हैं, वृक्ष को तोड़ देते हैं। कतिपय पादप प्रजातियों के अतिवर्धन की रोकथाम करते हैं और कतिपय पादप प्रजातियों के अधिक वर्धन को रोकथाम करते हैं। अधिक कोई पादप जो है न बढ़े उसको भी रोकते हैं और अन्य पादपों के पुनर्जन्म के लिए स्थान प्रदान करते हैं और अन्य जो पौधे हैं वो भी उग सकेंगे। जब ये जो है क्या करते हैं, वन से अधिक पादप वाले जो वृक्ष होते हैं उनको हटा देते हैं, उखाड़ देते हैं, खा जाते हैं, जिससे कि आगे अन्य शाकाहारी पशुओं का निर्वाह उपलब्ध होता है। अन्य जब पादप अधिक उगेंगे तो और भी पादप हर प्रकार के पौधे उगेंगे तो अन्य जो शाकाहारी जंतु हैं उनको भोजन उपलब्ध होगा। हाथी और पौधे फल और बीज खाते हैं। हाथी जो है पादप फल और बीज खाते हैं, पौधे फल और बीज खाते हैं और अपने आने जाने के दौरान चलते हुए मल त्याग के साथ इन बीजों का प्रसार करते हैं और जो मल त्याग करते हैं उसमें इन बीज जो है निकल जाते हैं इनके मल से और इससे जो है फैल जाते हैं बीज जो है चारों तरफ प्रसार करते हैं। हाथी का गोबर पादपों और पशुओं के लिए पोषक प्रदान करता है। पादपों मतलब पौधों के लिए और पशुओं के लिए पोषक प्रदान करता है हाथी का जो गोबर होता है और कीटों के लिए प्रजनन स्थल की तरह काम करता है का काम करता है। कीट जो होते हैं ना वो प्रजनन इसमें अच्छा कर लेते हैं। सूखा पड़ने के समय ये धरती में गड्ढे खोद कर जल तक पहुंच जाते हैं। सूखा पड़ने के समय ये धरती में गड्ढे खोद कर जल तक पहुंच बनाते हैं। सूखा पड़ने के समय ये धरती में गड्ढे खोद कर जल तक पहुंच बनाते हैं जो दूसरे वन्य जीवों को लाभ पहुंचाते हैं। कौन? ये कीट गड्ढे खोद कर जल तक पहुंच बनाते हैं जो दूसरे वन्य जीवों को लाभ पहुंचाते हैं। गजब यार। निम्नलिखित 340 निम्नलिखित अतरों में से कौन सा एक इस परिच्छेद द्वारा निगमित हो सकने वाले सर्वाधिक युक्त और तर्क संगत अनुमानों को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? मतलब जो है सर्वोत्तम रूप से इसमें से कौन व्यक्त होता है दोस्तों? लेखक के अनुसार यह आवश्यक है कि हाथियों का निवास क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता वाला सुविस्तृत क्षेत्र है। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। हाथी कुंजशील कीस्टोन प्रजाति है और वे जैव विविधता को लाभ पहुंचाते हैं। वनों में समृद्ध जैव विविधता हाथियों की मौजूदगी के बिना नहीं बनाई रखी जा सकती। हाथियों में क्षमता होती है कि अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रजातियों वाले वनों को फिर से बना लें। देखिए दोस्तों, वनों में समृद्ध जैव विविधता हाथियों की मौजूदगी के बिना नहीं हो सकती, रखी जा सकती। ये तो बिल्कुल ही गलत है। बताइए, आप उत्तर बताइए दोस्तों।
आप उत्तर बताइए, तब हम बताते हैं। यह आवश्यक है कि हाथियों का निवास क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता वाला सुविस्तृत क्षेत्र है। हाथी कुंज सिल्की स्टोन प्रजातियां वे जैव विविधता को लाभ पहुंचाती हैं। हाथियों में अपनी आवश्यकता के अनुरूप बोलिए 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 दोस्तों, बोलिए कौन सा होगा 340 का, बताइए 340 का दोस्तों। क्या यार गजब का क्वेश्चन पूछ रहा है, घुमा घुमा के दिमाग खराब हो गया दोस्तों। इसमें दिया है क्या उत्तर, यही वनों में समृद्ध जैव विविधता हाथियों की मौजूदगी के बिना नहीं बनाई रखी जा सकती। दोस्तों ये सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कह रहा है, लेकिन कीटों का, फिर जो है पेड़ पौधों का उगना, शाकाहारी जंतुओं के लिए भोजन उपलब्ध करना, जगहों को खाली करना, अन्य पादपों के लिए जगह बनाना, इस हिसाब से दोस्तों ये बोल रहा है। लेकिन दोस्तों अब क्या बताएं, यूपीएससी ने इसी को मान लिया है, और इस हिसाब से तो यही हो सकता है दोस्तों। लेकिन यह आवश्यक है कि हाथियों का निवास क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता वाला सुविस्तृत क्षेत्र हो। ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि जहाँ हाथी रह रही हो वो जो है एकदम समृद्ध हो, जैव विविधता वाला सुविस्तृत क्षेत्र ही हो, ऐसा परिक्षेत्र नहीं कहा है, तो इसलिए ये गलत। हाथी कुंजी सिल्क की स्टोन प्रजाति है और वे जैव विविधता को लाभ पहुंचाते हैं, ये कुछ हद तक सही हो सकता है दोस्तों। उत्तर हमारे हिसाब से यही होना चाहिए था, लेकिन यूपीएससी ने ये माना है, अब हम क्या बोल सकते हैं। हाथियों में क्षमता होती है कि अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रजातियों वाले वनों को फिर से बना ले। नहीं दोस्तों, इतनी क्षमता नहीं है कि वो वन फिर से उगा लें, इतनी हाथियों में क्षमता नहीं है। वो बहुत करेगी तो अपना मल त्यागेगी, उसमें फल आए, बीज आएगा, वो जो है बीज बनेगा, फल छोटा सा पौधा बन जाएगा। लेकिन उसको और करने के लिए प्रकृति की पानी, सूर्य, पृथ्वी, देखभाल की भी आवश्यकता होती है, तो हाथी नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों ये होना चाहिए, बी होना चाहिए सबसे बढ़िया, लेकिन ये ऑप्शन जो है यूपीएससी ने सी दिया है दोस्तों उसका। वनों में समृद्ध जैव विविधता के लिए हाथियों का होना आवश्यक है। हाथी पादप, फल, बीज इत्यादि खाते हैं तथा वनों में कई स्थानों से गुजरने के दौरान जब वे मल त्याग करते हैं तो इससे पादप के विभिन्न प्रजातियों का प्रसार होता है। वही बात को लेकर रखा है दोस्तों। चलिए अपना इसका भी मेथड जो है यूपीएससी का भी ठीक है, कोई गलत नहीं बोला जा सकता है। चलिए अगला आ जाइए। भारत में नगरीय अपशिष्ट का स्रोत पृथक्करण दुर्लभ है। पृथक्करण दुर्लभ है। भारत में नगर में जो शहर में अपशिष्ट होते हैं, मतलब जो है कूड़ा कचड़ा होता है, स्रोत पृथक्करण अलग अलग करना दुर्लभ है, अलग अलग नहीं किया जा सकता है कचड़े को, ये बोल रहा है। पुनर्चक्रण अधिकांशतः, जो पुनर्चक्रण होता है, पुनः जो है उपयोग करने के लिए जो है उसे जो है चक्रित किया जाता है। पुनर्चक्रण अधिकांशतः अनौपचारिक क्षेत्र के पास है, मतलब जो है प्राइवेट सेक्टर के, अनौपचारिक मतलब प्राइवेट सेक्टर के पास है, वो पुनर्चक्रण करते हैं, उसको छांटते हैं, निकालते हैं कचरे को। नगर पालिका बजट का 3/4 से अधिक अंश, 3/4 से अधिक अंश संग्रहण और परिवहन में चला जाता है, मतलब बिटोरने और परिवहन लेके जाने में। जिस आप शहर में रहेंगे ना, तो आपके घर से कचरा लेके जाते हैं नगर पालिका वाले, और वो जो है लेके जाना मतलब संग्रहण और परिवहन, मतलब जो है उसको लादते हैं और लेके जाते हैं। वो 3/4 पैसा जो है नगर पालिका का इसी में लग जाता है, जिससे प्रसंस्करण, संसाधन, पुनः प्राप्ति और निपटान के लिए अत्यंत कम अंश बचता है। जिसके जो है प्रसंस्करण करना संसाधन का, और पुनः प्राप्ति के लिए और निपटान के लिए, निपटान मतलब जो कचरा को खत्म करने के लिए बहुत कम पैसा बचता है। अब इन सब में अपशिष्ट से ऊर्जा कहाँ उपयुक्त जगह पाती है, और इन सब में अपशिष्ट से ऊर्जा कहाँ उपयुक्त जगह पाती है, इन सब में अपशिष्ट से ऊर्जा भी मिलती है दोस्तों, वो उपयुक्त जगह पाती है। इन सब में अपशिष्ट से ऊर्जा कहाँ उपयुक्त जगह पाती। आदर्श रूप से यह श्रृंखला से पृथक्करण, गीले अपशिष्ट और अन्य के बीच, गीला कचरा और अन्य के बीच संग्रहण, जुटाना, पुनर्चक्रण, उसको मशीन में डाल के पुनर्चक्रण के पश्चात और भरसक भराव क्षेत्र में जाने से पहले युक्त जगह पाती है। कौन? कचरा। और अपशिष्ट की ऊर्जा में बदलने की कौन सी प्रौद्योगिकी सर्वाधिक उपयुक्त है? अपशिष्ट कचरे की ऊर्जा में, मतलब जो है ऊर्जा मिल जाए उससे, जो है जैसे गैस कोयला कुछ मिल जाए, ऊर्जा में बदलने की कौन सी प्रौद्योगिकी सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी
मशीन या वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। यह इस पर निर्भर करता है कि अपशिष्ट में क्या है, जो कचरा है उसमें क्या है। इस बात पर निर्भर करता है कि ऊर्जा जो है कितनी बनेगी, कैसी ऊर्जा निकले। अर्थात घटक जैव निम्नीकरण है या नहीं। जैव निम्नीकरण मतलब पृथ्वी में मिल जाएगा, जैव निम्नीकरण नहीं होगा तो पृथ्वी में नहीं मिलेगा। और इसका कैलोरी मानक क्या है। भारत के नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैव निम्नीकरण घटक 50% की किंचित मात्र ज़्यादा है। जो नगर में, शहरों में जो अपशिष्ट निकलते हैं दोस्तों, वो जैव निम्नीकरणीय घटक जो है 50% की किंचित मात्र से ज़्यादा है। और जैव मेथेनन, बायोमेथेनन, मैथेनेशन से इसके प्रसंस्करण के लिए बड़ा हल मिल सकता है। इसका हल जो है निम्न प्रसंस्करण के लिए जैव मेथेनन जो है इसका बड़ा हल दे सकता है। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में पूर्ण धारणा बनाई गई है। क्या पूर्ण धारणा बनाई गई? 341 का नगरीय अपशिष्ट का संग्रहण, प्रसंस्करण और पृथक्करण सरकारी एजेंसियों के पास होना चाहिए। ये धारणा बना रहा है। संसाधन पुनर्प्राप्ति, पुनर्चक्रण और प्रौद्योगिकी आगतों की अपेक्षा होती है जिन्हें निजी क्षेत्र के उद्यम सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित कर सकते हैं। दोस्तों ये तो नहीं कहा है कि निजी क्षेत्र सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। नगरीय अपशिष्ट का संग्रहण, प्रसंस्करण और पृथक्करण सरकारी एजेंसियों के पास होनी चाहिए। क्या होगा दोस्तों? नगरीय अपशिष्टों का संग्रहण, प्रसंस्करण और पृथक्करण सरकारी एजेंसियों के पास होनी चाहिए। संग्रहण और प्रसंस्करण दोस्तों, संग्रहण तो है ही, परिवहन भी है सरकारी एजेंसी के पास, बस पृथक्करण नहीं है। अब उसको कह रहा है कि पृथक्करण को भी सरकारी एजेंसी के पास ही होनी चाहिए। क्या लग रहा है दोस्तों, बताइए। धारणा बनाना है, पूर्ण धारणा। 341 का दोस्तों, संसाधन पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण को प्रौद्योगिकी आगतों की अपेक्षा होती है, उन्हें निजी क्षेत्र के उद्यम सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित कर सकते हैं। दोस्तों एक बार और इसको पढ़ते हैं, तब जो है हम निकालते हैं उत्तर। जो कठिन है थोड़ा ये। भारत में नगरीय अपशिष्टों का स्रोत पर पृथक्करण दुर्लभ है, पुनर्चक्रण अधिकांशतः। पुनर्चक्रण दोस्तों क्या बोल रहा है? अधिकांशतः, अधिक से अधिक अनौपचारिक क्षेत्र के पास है। पुनर्चक्रण कौन कर रहा है? अनौपचारिक क्षेत्र। नगर पालिका बजट का 3/4 से अधिक अंश संग्रहण और परिवहन में चला जाता है। पुनर्चक्रण कौन कर रहा है दोस्तों? अनौपचारिक क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर। नगर पालिका का बजट का 3/4 से अधिक अंश संग्रहण और परिवहन में चला जाता है, जिसके प्रसंस्करण, संसाधन पुनर्प्राप्ति और निपटान के लिए अत्यंत कम अंश बचता है। इसके बाद जो है बहुत कम अंश बचता है प्रसंस्करण करने, संसाधन करने और पुनर्प्राप्ति से निपटने के लिए। इन सब में अपशिष्ट से ऊर्जा कहाँ से उपयुक्त जगह पाती है? आदर्श रूप से यह श्रृंखला पृथक्करण, गीले अपशिष्ट और अन्य के बीच है। संग्रहण, पुनर्चक्रण के पश्चात और भराव क्षेत्र में जाने से पहले उपयुक्त जगह पाती है। अपशिष्ट की ऊर्जा में बदलने की कौन सी प्रौद्योगिकी सर्वाधिक उपयुक्त है, यह इस बात पर निर्भर है कि अपशिष्ट में क्या है, अर्थात जैव निम्नीकरण या नहीं, और उसका कैलोरी मान क्या है। भारत में नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैव निम्नीकरण घटक 50% से किंचित मात्र ज़्यादा है, और जैव मेथेनन, बायोमेथेनेशन से इसके प्रसंस्करण के लिए बड़ा हल मिल सकता है। नगरीय अपशिष्ट का संग्रहण, प्रसंस्करण और पृथक्करण सरकारी एजेंसियों के पास होना चाहिए। हो सकता है दोस्तों, ये तो सही है। संसाधन पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण को प्रौद्योगिकी आगतों की अपेक्षा होती है, जिन्हें निजी क्षेत्र के उद्यम सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित कर सकते हैं। ये दोस्तों ऐसा तो कुछ कहा नहीं, लेकिन यूपीएससी ने इसको भी सही माना है, और भी दोनों सही माना है दोस्तों, ये और भी दोनों सही माना है। लेकिन इसे तुलना तो नहीं किया है कहीं कि ये जो है नगर निगम जो है, मतलब जो है सरकार जो है अधिक कर सकते, निजी क्षेत्र के उद्यम अधिक सर्वोत्तम रूप से कर सकते हैं। इसे तुलना तो हमारे हिसाब से नहीं कहा है, लेकिन इसको ऑप्शन सी माना है दोस्तों। क्या माना है? सी माना है। नगरीय अपशिष्ट को इकट्ठा करना, फिर उनका प्रसंस्करण करना, इसके बाद उनका पृथक्करण प्रक्रिया के लिए सरकारी तंत्र सक्रिय होना चाहिए। पुनर्चक्रण ज़्यादा अनौपचारिक सेक्टर के हाथ में है, और नगर पालिका अभी भी इस पर पूरी तरह से एकजुट होना कठिन प्रतीत होता है। दोस्तों ये सी होगा, लेकिन हमारे हिसाब से मज़ा नहीं आ रहा है। इस प्रश्नों को मैं छोड़ देता, आप सोच लीजिएगा आपको छोड़ना है क्या।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? कौन इस परिच्छेद को सर्वोत्तम रूप से बताता है? नगवीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा का जनन महंगा नहीं है। जैव मेथनन नगवीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा के जनन का सर्वाधिक आदर्श तरीका है। नगवीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों को सफलता को सुनिश्चित करने में पहला कदम है। नगवीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की सफलता को सुनिश्चित करने में पहला कदम है। भारत के नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैव निम्नीकरण घटक अपशिष्ट से ऊर्जा दक्ष प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या होगा दोस्तों? हमारे तो आके देखते हैं सही होता है कि गलत होता है। नगरीय ठोस अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्रों की सफलता को सुनिश्चित करने में पहला कदम। चलिए देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन सी होगा। नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की सफलता को सुनिश्चित करने में पहला कदम। हम कितना पृथक्करण कर पाते हैं वो ऊर्जा संयंत्रों की सफलता को सुनिश्चित करने वाला पहला कदम है दोस्तों। नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा का जनन महंगा नहीं है। महंगा है दोस्तों, ये तो कोई बात थोड़ी नहीं महंगा नहीं। जैव मेथनन नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा जनन का सर्वाधिक आदर्श तरीका है। आदर्श तरीका नहीं है दोस्तों, ये बोला था कि मतलब जो है ये लाभदायक है। सर्वाधिक आदर्श तरीका थोड़े ना बोला था, तो ये भी गलत। भारत के नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैव निम्नीकरण घटक अपशिष्ट से ऊर्जा दक्ष प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। अपशिष्ट से ऊर्जा दक्ष प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं है दोस्तों, पर्याप्त है। नगर में 50% से भी ज़्यादा किंचित मात्र से जैव निम्नीकरण ऊर्जा हो रहा है, ये बोल रहा है पर्याप्त नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला आते हैं पर चलिए दोस्तों अगला परिच्छेद पर आते हैं। ये अगला परिच्छेद है दोस्तों बहुत कठिन दिया है 2023 में परिच्छेद, हवा उड़ा दे रहा है दोस्तों। ये जो पूर्ण धारणा का सवाल आता है ना, इसमें कभी कभी जो है लेखक का राइटर का विचार पर निर्भर करता है। कभी कभी उसी मतलब 2000 मैं इस पर दोस्तों कई बार रिसर्च कर चुका हूँ। कभी कभी जो पूर्ण धारणा बनाता है राइटर जो है, मतलब जो लेखक लिखता है, वो कभी उसके मतलब सही बनाया है, कहीं उसी बात को सही लिखा है और कहीं उसी बात को उसकी पूर्ण धारणा को गलत काट रहा है। तो ये अपना अपना मेथड है दोस्तों। बिल्कुल आप ये नहीं, आप जो है अगर उत्तर लगा दिए और आपको लग रहा है कि बिल्कुल यार हमारा गलत ही हो गया, हम गलत ही कर दिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। पूर्ण धारणा के सवाल में हो सकता है कि आपकी जो धारणा हो वो जो है लेखक कुछ अलग बना दे। तो इसलिए जब नहीं कि लेखक बिल्कुल सही बना रहा, अलग अलग सोचने के तरीके पर डिपेंड करता है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ज़्यादा निराश नहीं होना है दोस्तों, और ऐसे सवालों को थोड़ा बचा के करना है। देखिए, ऐसा दावा किया जाता है कि जैविक खेती अंतर्निहित रूप से अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्वास्थ्यकर है। ऐसा मतलब दावा किया जाता है कि जो दावा है ऐसा कि जैविक खेती में अगर आप करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और सुरक्षित भी है। जैविक खेती मतलब जो है उर्वरक नहीं डालना, यूरिया डाई खाद पोटास केमिकल नहीं डालना है, ठीक। वास्तविकता यह है कि चूंकि जैविक खेती उद्योग भारत में अभी भी काफ़ी नया है, ये अभी काफ़ी नया है भारत में, अभी बहुत ज़्यादा काफ़ी नया होता है और ठीक से विनियमित भी नहीं है, और ठीक से इसका विनियमित नियम कानून नहीं है। किसान और उपभोक्ता समान रूप से न केवल भ्रमित हैं कि कौन से उत्पाद उनके लिए सबसे अच्छा है, बल्कि कभी कभी उत्पादों का ऐसे तरीकों से इस्तेमाल करते हैं कि जो उन्हें को हानि पहुंचा सकते हैं। किसान भ्रमित है कि कौन सा उत्पाद अच्छा है, कौन सा जो है गेहूं का बीज अच्छा है, कौन सा यूरिया अच्छा है, और कभी कभी तो उत्पादों का ऐसे तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, यूरिया ही ज़्यादा डाल देंगे खाद में, खेत में पोटासी ज़्यादा डाल देंगे, उनको पता ही नहीं है और इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं और उन्हीं को हानि पहुंचा सकता है। और इससे जो है गेहूं कभी कभी ज़्यादा यूरिया डाल दिए तो जल गया, समझ रहे हैं, हानि पहुंच जाती है। दवा जो है कीट मारने वाला ज़्यादा डाल दिए, सब गेहूं ही खत्म हो गया, तो उन्हीं को हानि पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए चूंकि भारत में जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर प्राप्त होना कठिन है। जैविक उर्वरक जो गोबर की खाद होती है, सड़ी गली चीज़ें जैसे खरपतवार, वो जैविक खाद होती है दोस्तों। वो उर्वरक का बड़े पैमाने पर प्राप्त होना कठिन है। जैविक उर्वरक जो है नहीं प्राप्त हो रहा है, बड़े पैमाने पर भारत में प्राप्त ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है।
अतः किसान प्रायः खेतों की खाद का इस्तेमाल करते हैं। खेतों की खाद का किसान जो है इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? किसान प्रायः खेतों की खाद का इस्तेमाल करते हैं जिनमें अविषालु टॉक्सिन रसायन और भारी धातु हो सकते हैं। किसान प्रायः खेतों की खाद का इस्तेमाल करते हैं जिनमें अविषालु टॉक्सिक रसायन और भारी धातु हो सकते हैं। ठीक है। कतिपय पादप फुहारों कतिपय जो पौधे होते हैं वो फुहारों, उदाहरण के लिए धतूरा फूल और पत्तियों के फुहारों में एंट्रोपिन नाम का तत्व होता है। एक धतूरा होता है दोस्तों, जो मतलब शंकर भगवान पर चढ़ाया भी जाता है। उसके पत्तियों और फुहारों में एंट्रोपिन नाम का तत्व होता है। यदि इसका इस्तेमाल ठीक ठीक मात्रा में न हो तो यह उपभोक्ता के स्नायु तंत्र पर प्रभाव डाल सकता है। समझ रहे हैं? दुर्भाग्य से इसे कितना और कब इस्तेमाल करना है, इन मुद्दों पर पर्याप्त अनुसंधान या विनियमन नहीं है। दोस्तों क्या करते हैं, किसान की खेतों की खाद का इस्तेमाल करते हैं और उसी में से एक आ जाता है धतूरा भी। ठीक है। उसका अगर ठीक ठीक मात्रा में उपयोग नहीं करेंगे तो उपभोक्ता के जो खाने वाला व्यक्ति है उसके स्नायु तंत्र पर भी प्रभाव डाल सकता है। और दुर्भाग्य से इसे कितना और कब इस्तेमाल करना है, इन मुद्दों पर पर्याप्त अनुसंधान, खोज और नियम कानून नहीं हुआ है। पूर्ण धारणा बनाइए दोस्तों। उपयुक्त परिच्छेद पर आधारित निम्नलिखित में पूर्ण धारणा बनाई गई। जैविक खेती अंतर्निहित रूप से किसानों और उपभोक्ता दोनों के लिए असुरक्षित है। अब देखिए, असुरक्षित बता रहा है दोस्तों, असुरक्षित बता रहा है। किसानों और उपभोक्ता के लिए, दोनों के लिए असुरक्षित है। अंत में आके तो कुछ ऐसा ही निर्णय निकल रहा है दोस्तों। किसानों और उपभोक्ताओं को पर्यावरण हितैषी खाद्य पदार्थ के बारे में शिक्षित होने की जरूरत है। किसानों और उपभोक्ता को पर्यावरण हितैषी खाद्य पदार्थ के बारे में शिक्षित होने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, पहला तो कुछ हद तक सही भी हो सकता है। जैविक खेती अंतर्निहित रूप से किसानों और उपभोक्ता दोनों के लिए असुरक्षित है। ऐसा दावा किया जाता है कि जैविक खेती अंतर्निहित रूप से अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्वास्थ्यकर है। वास्तविकता यह है कि चूंकि जैविक खेती उद्योग भारत में अभी भी काफ़ी नया है और इसे विनियमित नहीं किया गया है, उपभोक्ता को समान रूप से न केवल भ्रमित है बल्कि उत्पाद में सबसे अच्छा, बल्कि किसानों और उपभोक्ताओं को पर्यावरण हितैषी खाद्य पदार्थों के बारे में शिक्षित होने की जरूरत है। पर्यावरण हितैषी, पर्यावरण का तो नाम नहीं आया है। बताइए दोस्तों क्या हुआ 243 का? चलिए दोस्तों, बहुत सही हो गया, लेकिन क्या बताया जाए यार, ये का परिच्छेद 2023 तो पूरा डंका बजा दिया है यार। मतलब इतना कठिन पूछा, एक नहीं यार, एक मतलब एक जितने कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं सब कठिन ही आते जा रहे हैं दोस्तों। अच्छों की हवा निकाल देगा यूपीएससी इस बार, मतलब ये 2023 में। उपयुक्त परिच्छेद पर आधारित निम्नलिखित में पूर्ण धारणा बनाई। जैविक खेती अंतर्निहित रूप से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए असुरक्षित है। नहीं दोस्तों, असुरक्षित बिल्कुल नहीं। ये तो कह रहा है कि सुरक्षित है, ऐसा माना जाता है। गजब का कॉन्ट्रडिक्शन है दोस्तों पूर्ण धारणा के सवाल। किसान और उपभोक्ता को पर्यावरण हितैषी खाद्य पदार्थ के बारे में शिक्षित होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए दोस्तों। ये दोस्तों बहुत ही खतरनाक है यार, मतलब क्या बोले, हमारा भी गलत हो गया। जैविक खेती स्वास्थ्य तथा मृदा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जैविक खेती का भारत में प्रारंभिक चरण है, इसलिए दूरी पूरी तरह से निर्भरता नहीं हो सकती है, जिससे तथ्य उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक रूप से हानिकारक हो सकता है। किसानों तथा उपभोक्ताओं को इसके लिए जागरूक प्रशिक्षण आवश्यक है। दोस्तों बात यह है ना कि यहाँ नीचे दिया है, लेकिन कि ज़्यादा कम डाल देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जैविक खेती जो है नुकसान है। जैविक खेती तो अच्छा है ही। तो पहला तो क्या बोल रहा है, असुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षित है दोस्तों जैविक खेती, पहला गलत। किसानों और उपभोक्ताओं को पर्यावरण हितैषी पदार्थों के बारे में शिक्षित होना चाहिए। दोस्तों ऐसा कुछ पर्यावरण के बारे में कुछ यार कहीं कुछ कहा नहीं है। पर्यावरण का नाम भी हमको लग रहा है कि नहीं लिया इस परिच्छेद में, पर्यावरण का नाम भी नहीं लिया है दोस्तों। लेकिन अब ये मतलब मान रहा है तो हम क्या बोले यार, याद दीजिए, बी ऑप्शन मान लीजिए। वैसे पर्यावरण का कोई नाम नहीं लिया है दोस्तों, क्या कर सकते हैं।
पूर्ण धारणा में कुछ भी लेखक बना के कुछ भी डाल दे रहा है। इस पर भी एक जो है आयोग बैठना चाहिए दोस्तों, 4-5 लोग पेपर बनाएं और जो है सही से बनाएं, या कोई पर्यावरण पूर्ण धारणा कोई कुछ बना ले, कोई कुछ बना ले, मजाक थोड़े ना है, यूपीएससी का पेपर है। अब देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक युक्त तर्क संगत और व्यवहारिक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। मतलब एक तर्क दे रहा है और व्यवहारिक संदेश देना चाह रहा है ये परिच्छेद लेखक, उसको कौन प्रतिबिंबित? भारत में जैविक खेती को पारंपरिक खेती के स्थानापन्न के रूप में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। रासायनिक उर्वरक के लिए कोई सुरक्षित जैविक विकास नहीं है, विकल्प नहीं है। रासायनिक उर्वरक के लिए कोई सुरक्षित जैविक विकल्प नहीं है। भारत में किसानों को उनकी जैविक खेती को धारणीय बनाने के लिए दिशा निर्देश और सहायता की जरूरत है। जैविक खेती का लक्ष्य ढेर सारा लाभ प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि अभी भी इसके उत्पादन के लिए कोई वैश्विक बाजार नहीं। ये तो आसान है दोस्तों, इसको तो सभी लोग सही कर लेंगे। 344 का दोस्तों, इसको गलत होने का कोई मतलब मूडे नहीं हो सकता, इतना आसान। भारत में जैविक खेती, बताइए दोस्तों कौन सा होगा, बता लीजिए तो हम बताते हैं। चलिए आइए। भारत में जैविक खेती को पारंपरिक खेती के स्थानापन्न के रूप में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, पारंपरिक खेती और जैविक खेती को स्थानांतरित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बात ही नहीं किया है तो हम इसके विषय में सोचना ही नहीं है। रासायनिक उर्वरकों के लिए कोई सुरक्षित जैविक विकल्प नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा है दोस्तों कि रासायनिक उर्वरक जो है उसके रूप में जैविक विकल्प है ही नहीं। जैविक विकल्प है, ये कहिए कि अनुसंधान खोज ये सब की जरूरत है। ठीक है, अंत में बोला भी था शायद, अनुसंधान विनियमन की जरूरत है। ये देख लीजिए डी वाला, जैविक खेती का लक्ष्य ढेर सारा लाभ प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि अभी भी इसके उत्पादों के लिए कोई वैश्विक बाजार नहीं है। दोस्तों, ये कुछ नहीं कहा है कि वैश्विक बाजार है कि नहीं पहला, और जैविक खेती का लाभ प्राप्त करना आधार है कि स्वास्थ्य के लिए आधार है, ये भी स्वास्थ्य के लिए है न कि लाभ प्राप्त करने के लिए, तो ये गलत हो जाएगा दोस्त। सी वाला, भारत में किसानों को उनकी जैविक खेती को धारणीय बनाने के लिए दिशा निर्देश और सहायता की जरूरत है। बिल्कुल दोस्तों, किसानों को उनकी जैविक खेती को धारणीय बनाने तथा दिशा निर्देश और सहायता की जरूरत है। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला आइए, पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत में खाद्य उपभोग के स्वरूप पर्याप्त रूप से बदल गए हैं। कुछ वर्षों के दौरान मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, कुछ वर्षों के दौरान दोस्तों, चलिए दोस्तों, कुछ दशकों के दौरान मतलब कुछ, एक दशक में 10 साल होता है, तो पिछले 20-30 साल के दौरान भारत के खाद्य उपभोग के स्वरूप में पर्याप्त रूप से बदलाव, खाने पीने का जो भोजन है ना वो पर्याप्त रूप से बदल गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि ज्वार बाजरा जैसे अनेक पोषक खाद्य पदार्थ लुप्त हो गए। ज्वार और बाजरा खूब खाते थे दोस्तों गांव में, इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व भी पाया जाता है। खा लेंगे बाजरा का लिट्टी 1-2 महीना तो बहुत ऊर्जा मिलेगी आपको शरीर को, एकदम हड्डियाँ सड्डियाँ सब मजबूत हो जाएंगी। अनेक पोषक खाद्य पदार्थ लुप्त हो गए हैं, और ये धीरे धीरे अब लुप्त हो गए हैं दोस्तों, गांव में बोया ही नहीं जा रहा है। और जो बोता है बाजरा उसका चिड़िया ही खा जाती है। ठीक है, तो ज्वार बाजरा स्वतंत्रता के बाद से अब तक खाद्यान्न का उत्पादन 5 गुना से अधिक बढ़ गया है। हम लोग खाद्यान्न जब स्वतंत्र हुआ भारत, उससे 5 गुना से अधिक बढ़ा लिए। पहले 5 किलो होता था तो आज 25 नहीं 30 किलो लमसम हो रहा। फिर भी इसमें कुपोषण की समस्या का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं हुआ। इतना 5 गुना हम फसल उगाने के बाद भी कुपोषण की जो समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ है। लंबे समय से कृषि क्षेत्र में खेती का ध्यान खाद्यान्न विशेषकर प्रधान खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि पर रहा है। अधिक से अधिक फसल उगाने पर ही हमारा ध्यान है, जिसके परिणाम स्वरूप देसी पारंपरिक फसलों, अनाजों, फलों व अन्य सब्जियों के उत्पादन व उपभोग में कमी आई है। और जब लोग जो है अधिक से अधिक फल उगाने के चक्कर में देसी जो फसल थी, फल फूल थे, सब्जी थी, उनका उत्पादन धीरे धीरे छोड़ते गए, क्योंकि ये कम उत्पादन होता है ना, ये कम छोटी फल देते हैं, छोटे सब्जी निकलती हैं, तो ये कम उत्पादन होता है, इसको लोग छोड़ते गए और कमी आई है।
और इस प्रक्रिया में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रभावित हुई। दोस्तों एक जेनेटिक भिंडी आई है, बड़े बड़े होती है, पूरा मतलब खोखला, एकदम खाने में बेकार लगती है ये भिंडी, और एकदम खाने में पोषक तत्व भी नहीं मिलता। तो वही कह रहा है कि इस प्रक्रिया में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रभावित हुई है। और इसके अतिरिक्त गहन एवं धान्य कृषि प्रथाओं से भूमि, जल और इसमें प्राप्त खाद्यों की गुणवत्ता निम्नलिखित होती है। गहन कृषि दोस्तों, खूब ज़्यादा कृषि हो रहा है, हर समय खेती बजाई हुआ है, मतलब जो है हर समय फसल लिया जा रहा है। तो इससे जो है भूमि भी मतलब भूमि जो है उर्वरकता उसकी समाप्त होती है दोस्तों। और जल और उनसे प्राप्त खाद्य की गुणवत्ता, और जो उनसे प्राप्त गुणवत्ता होती है दोस्तों, मतलब जो भोजन जो बनता है उसमें वो गुणवत्ता भी निम्नलिखित हुई है, कम हो गई है, जिसके कारण खाद्य और पोषण सुरक्षा की समस्या चिरस्थायी हो सकती है। हमेशा के लिए खाद्य और पोषण की समस्या जो है हमेशा के लिए बन सकती है, खाद्य और पोषण की समस्या। ठीक है, आसान है दोस्तों, इसको तो हम लोग निकाल ही लेंगे। परिच्छेद पढ़ने से ही समझ में आ जाता है दोस्तों कि उत्तर निकलेगा कि नहीं, क्योंकि परिच्छेद जब घुमाता है समझ में नहीं आता है तो समझ में आ ही जाता है कि इसका उत्तर तो गलत हो सकता है। लेकिन जब परिच्छेद आसान होता है दोस्तों तो हम क्लियर हो सकते हैं पहले परिच्छेद पढ़ के कि इसका उत्तर हम निकाल ले जाएंगे। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में पूर्ण धारणा, पहले से लेखक क्या धारणा बना के पहले से ही धारणा बना लिया है कि हमको इसी बात पर लिखना है, अब उसी धारणा को हमको खोजना है। सतत विकास लक्ष्य को कार्यान्वित करने के लिए, भूखमरी को पूरी तरह मिटाने के लिए के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक धान्य कृषि प्रथाएं अपरिहार्य है, भले ही इनमें कुपोषण का समाधान न हो। कहा बोल रहा है, ये तो ऐसे ही आप पकड़ लिए होंगे कि सही होगा कि गलत। कुछ ही फसलों पर निर्भरता से मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिक तंत्र के लिए नकारात्मक परिणाम होते हैं। खाद्य आयोजनों विषयक सरकारी नीतियों में पोषकों की सुरक्षा का समावेशन आवश्यक है। सरकारी नीतियों में वर्तमान एक धान्य कृषि प्रथाओं के लिए किसान अनेक तरीके से उत्पादन सब्सिडीज और सरकार द्वारा अनाजों के लिए दी जाने वाली लाभप्रद कीमत प्राप्त करते हैं, और इसलिए वे फसल की विविधता पर विचार करने के लिए प्रवृत्त नहीं होते। क्या होगा दोस्तों, सब्सिडीज मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है किसानों को, सब्सिडी की बात किया इस परिच्छेद में। बताइए दोस्तों, ऑप्शन बताइए, बहुत ही आसान है, अब इससे आसान परिच्छेद क्या मिलेगा यार। अब ये देख लीजिए, फटाफट काट दीजिए यार, काट के बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए दोस्तों, पहला क्या कर रहा है, सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिए और भूखमरी को पूरी तरह मिटाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक धान्य कृषि प्रथाएं अपरिहार्य है, भले ही इस कुपोषण का समाधान न हो। भाई ये पूरा लेखक कुपोषण के समाधान पर बात कर रहा है, स्वास्थ्य पर बात कर रहा है, और ये कई फसल उगाने की विरोध कर रहा है, और ये सब उसी को बात कर रहा है। तो पहला तो गलत ही होगा दोस्तों, पहला गलत, तो ये और ये गायब। अब 3 और 4 और 2 और 3 में लड़ाई है, इसका मतलब 3 तो होना ही है। खाद्य आयोजनों विषयक सरकारी नीतियों में पोषकों की सुरक्षा का समावेशन आवश्यक है, तो 3 तो होना ही है दोस्तों। अब हमारी 2 और 4 में देखना है दोस्तों, 2 देखते हैं। कुछ ही फसलों पर निर्भरता से मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिक तंत्र के लिए नकारात्मक प्रभाव होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, कुछ ही फसल आप उगाएंगे, और ये परिच्छेद ये अंत में बोल भी रहा था, इससे पारिस्थितिक तंत्र के लिए नकारात्मक परिणाम होते हैं, उससे पोषक तत्वों में कमी आ जाती है, और जो है लोगों को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। चौथा देख लिए, वर्तमान एक धान्य कृषि प्रथाओं के, एक धान्य मतलब ये कई फसल उगाने से किसान अनेक तरीकों से उत्पादन सब्सिडीज, सरकार सहायता दे रही है, सब्सिडीज की बात ही नहीं किया है दोस्तों। सरकार द्वारा अनाजों को दी जाने वाली लाभप्रद कीमतें प्राप्त करते हैं, और इसलिए वे फसल विविधता पर विचार करने में प्रवृत्त नहीं होते। सब्सिडीज की बात ही नहीं कहा है दोस्तों। अब कुछ लोग अपने मन से मार देंगे कि किसानों को सब्सिडीज का मुद्दा चल रहा है, मार दो, तो ये भी गलत है दोस्तों। तो 2 और 3 ही सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 345 का बी ही सही है दोस्तों। यूपीएससी वाले आंसर मिलाना जरूरी होता है दोस्तों, इसलिए बहुत खतरनाक परिच्छेद। वैज्ञानिकों ने वसंत गवाक्ष, शीत ऋतु से लेकर फसल आने के मौसम तक की अंतरण अवधि का अध्ययन किया है। वैज्ञानिकों ने वसंत गवाक्ष मतलब शीत ऋतु से लेकर फसल आने के मौसम तक की अंतरण अवधि का अध्ययन किया, समय का अध्ययन। उन्होंने पाया है कि कम बर्फ वाली अपेक्षाकृत गर्म शीत ऋतु, कम बर्फ वाली, बर्फ जहाँ कम है
अपेक्षाकृत गर्म शीत ऋतु के परिणाम स्वरूप वसंत घटाओं के बीच अपेक्षाकृत दीर्घ पश्चता अवधि और दीर्घावधि वसंत गच्छा गवाच घटित हुए। वसंत की समय सारणी की इस परिवर्तन से कृषि, मत्स्य पालन और पर्यटन पारिस्थितिकी, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित होता है। चूंकि बर्फ बहुत पहले ही पिघल जाती है और इसलिए पक्षी वापस नहीं लौटते, जिससे वसंत काल की पारिस्थितिक घटनाएं देर से होती है या उनकी अवधि में बढ़ोतरी होती है। पूर्ण धारणा बनाना है दोस्तों। भूमंडलीय तापन के कारण वसंत पहले आने लगा है और अधिक समय तक रहता है। कुछ हद तक तो सही है दोस्तों। वसंत का पहले आना और लंबे समय तक रहना पक्षी समाविष्ट के लिए अच्छा नहीं है। बोला क्या है दोस्तों, ये निकालेगा यहीं से, लग रहा है उत्तर यहीं से निकालेगा। देखते हैं। शीत ऋतु के परिणाम स्वरूप वसंत घटाओं के बीच अपेक्षाकृत दीर्घ पश्चता अवधि और दीर्घावधि वसंत गच्छाव घटित हुए। वसंत की समय सारणी के इस परिवर्तन से कृषि, मत्स्य पालन और पर्यटन पारिस्थितिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से प्रभावित हुए। चूंकि बर्फ कुछ पहले ही पिघल जाती है, बर्फ पहले पिघल जाती है, इसलिए पक्षी वापस नहीं लौटते हैं, जिससे वसंत काल की पारिस्थितिक घटनाएं देर से होती है और उनकी अवधि में बढ़ोतरी होती है। देर से होती है वसंत ऋतु की घटनाएं और उनकी अवधि में भी बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है। और पक्षियां भी नहीं आती हैं, बर्फ पहले पिघल जाता है। भूमंडलीय तापन के कारण वसंत पहले आने लगा है और अधिक लंबे समय पहले कहाँ आ रहा है, देर से आ रहा है। वसंत का पहले आना और लंबे समय तक रहना पक्षी समाविष्ट के लिए अच्छा नहीं है। क्या होगा दोस्तों बताइए। वैज्ञानिकों ने वसंत गवाच क्या होता है, शीत ऋतु से लेकर फसल आने के मौसम तक की अंतरम अवधि का अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि कम बर्फ वाली अपेक्षाकृत गर्म शीत ऋतु के परिणाम स्वरूप, कम बर्फ, जहाँ कम बर्फ हो और गर्म शीत ऋतु हो लेकिन गर्म हो, परिणाम स्वरूप वसंत घटनाओं की अपेक्षाकृत दीर्घ पश्चता अवधि और दीर्घावधि वसंत गवाच घटित हुए। वसंत की समय सारणी इस परिवर्तन से कृषि, मत्स्य पालन और पर्यटन पारिस्थितिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से प्रभावित होती है। चूंकि बर्फ कुछ पहले ही पिघल जाता है, इसलिए पक्षी वापस नहीं लौटते, जिससे वसंत काल की पारिस्थितिक घटनाएं देर से होती हैं और उनकी अवधि में बढ़ोतरी होती है। भूमंडलीय तापन के कारण वसंत पहले आने लगा है और अधिक लंबे समय तक रहने लगा है। वसंत का पहले आना और पहले समय तक पक्षी में समाविष्ट के लिए अच्छी नहीं है। क्या होगा दोस्तों 346 का। चलिए दोस्तों सही है, दोनों ही गलत है दोस्तों। अब ये आसानी था दोस्तों। भूमंडलीय तापन के कारण वसंत पहले आने नहीं दोस्तों, पहले नहीं आ रहा है, बाद में आ रहा है। एकदम स्पष्ट रूप से कहा, वसंत काल की पारिस्थितिक घटनाएं देर से होती हैं, देर से मतलब बाद में, और उनकी अवधि में बढ़ोतरी हुई है और अवधि लंबे समय तक है, लेकिन कारण पहले आने लगा है, ये गलत है दोस्तों। वसंत का पहले आना, फिर पहले आना बोल दिया, बाद में आ रहा है दोस्तों। बाद में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, रहना पक्षी समाविष्ट के लिए अच्छा नहीं है। पहले आना अच्छा है दोस्तों, बाद में आ रही है ना, देर से हो रही है, तो इसलिए तो ये दूसरा भी गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। दोनों गलत है दोस्तों, ए और बी दोनों गलत है, डी ऑप्शन हो जाएगा। कितना है दोस्तों, बहुत सारा है। ये दोस्तों नाइट्रोजन का उपयोग दक्षता। चलिए दोस्तों बाकी हम लोग कल कर लेंगे, कल के लिए छोड़ देते हैं बस, इसलिए कि कल थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। इससे भी बहुत जो है दिमाग खराब करने वाला परिचय था, अभी ज़्यादा ही है। कल करके समाप्त करते हैं दोस्तों इसको। अब जो है मैथ, रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, राजनीति पर पूरी तरीके से फोकस होगा दोस्तों। एक एक दिन में 10-10 वीडियो जाएगा, 10-10 घंटे का। देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेहतरीन और सही उत्तर यूपीएससी ने जो दिया है वो, तो धन्यवाद दोस्तों। यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। और निःशुल्क गांव तक पहुंचाइए बच्चों को, जो पैसा दे के आप पढ़ते हैं। वहाँ भी इतनी बेहतरीन नहीं पढ़ाई जाती होगी जो यहाँ पढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।